आर्टिकल नंबर 288। अब ये बिजली बिल क्या है ना, बिजली बिल एकत्र करने पर राज्य सरकार को निर्बंधन। अब ये क्या है देखो, राज्य में केंद्र का अधिकरण काम कर रहा है, ट्रिब्यूनल वगैरह काम कर रहा है, अधिकरण कार्य कर रहा है। जैसे सिंपल सा है, रेलवेज वगैरह, ठीक है, या गवर्नर्स ऑफिस वगैरह। केंद्र और राज्य संबंध पढ़े हैं ना अपन लोग, है ना, फिर भूलना मत, केंद्र और राज्य संबंध पढ़े हैं। तो केंद्र और राज्य संबंध में क्या बोल रहे हैं कि बिजली बिल एकत्र करने पर राज्य सरकार को निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शन। क्या है? रिस्ट्रिक्शंस। इसमें रिस्ट्रिक्शंस केंद्र सरकार की जो अथॉरिटीज़ यहाँ पे हैं, एजेंसीज यहाँ पे हैं, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में जैसे हैं, ठीक है। और राज्य सरकार क्या कर रही है? बिजली बना रही है, बिजली पैदा कर रही है ना, राज्य सरकार बिजली पैदा कर रही है। और केंद्र सरकार की अथॉरिटीज़ यहाँ पे काम कर रही है, रेलवे वगैरह काम कर रहे हैं, या बहुत सारे सरकारी एजेंसी, केंद्रीय जो संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी वगैरह काम कर रही हैं सब, ठीक है। तो उनका जो बिजली बिल है, बिजली बिल वो राज्य सरकार ही उनको प्रोवाइड करती है। तो राज्य सरकार जो है वो उनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगा सकती, ये इसका कहना है इस आर्टिकल का। आ रहा है समझ? केंद्र में ये सारी एजेंसीज जो हैं वो किसकी हैं? केंद्र की हैं। ये केंद्रीय एजेंसी हैं जितनी भी हैं, ठीक है। उनके ऊपर राज्य सरकार जो है, तो यहाँ पे केंद्र जो है, केंद्रीय जो अधिकरण है यहाँ पे राज्य में, उनके ऊपर वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, जितना बिजली बिल आ रहा है, वो बिजली बिल राज्य उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। ये कौन सा बोल रहा है? आर्टिकल नंबर 288। तो इसमें फिर केंद्र राज्य संबंध कैसे जुड़ा? राज्य के पास होना चाहिए था शक्ति किसके पास होना चाहिए था? राज्य के पास होना चाहिए था कि मेरे यहाँ पे आके, मेरे घर में तुम आ गए और यहाँ पे खाना खा लिए, है ना, बाथरूम वगैरह यूज़ कर रहे हो सब, तो सबका जो है हर्जाना दो या कुछ ना कुछ दो, है ना, मेंटेनेंस वगैरह चार्ज। लेकिन राज्य के पास शक्ति है क्या? नहीं है। ये शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास, कि यहाँ मेरे जो एजेंसी काम करेंगे उससे टैक्स जो है वो आयकर नहीं लेना है, ठीक है, आयकर नहीं लेना। तो इसी नाम से ये आर्टिकल भी इसमें जुड़ा। आ रहे ना समझ? 288 नंबर। ओह मरहा लोग, आवाज़ भी नहीं आता है। अभी अभी क्लास में समोसा ला देते हैं सबके लिए, उसके देखना कैसे खाते खाते इतना हल्ला मचाएंगे सब के सब। 289। नदी विकास प्राधिकरण, नदी विकास प्राधिकरण की स्थापना जो राज्य सरकार करती है, वह तापीय ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली पैदा करती है। उसके उत्पादन, प्रयोग, वितरण की जिम्मेदारी
राज्य सरकार की होगी अगर वह राष्ट्रपति से अनुमति लेता है। अब इतना लंबा आर्टिकल जो है वो आपकी पुस्तकों में लिखा नहीं होगा, है ना। इसको केवल समझाने के नाम से इसको बड़ा किया गया है। अब ये क्या है, देखो, राज्यों में ना नदी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई रहती है। नदी विकास प्राधिकरण, है ना, कि वो ना अंतर्राज्यीय नदी भी रहते हैं, 2 नदी रहते हैं। जैसे महानदी है, वो महानदी यहाँ सबसे कम बहती है, उड़ीसा उसका मेन जगह है कि नहीं। उड़ीसा स्टेट जो है उसी का स्टेट वो है, उड़ीसा है। महानदी यहाँ जो है यहाँ की जीवनदायिनी है, लेकिन ज़्यादा लंबाई जो है, जो बहती है ज़्यादा किलोमीटर, वो कहाँ बहती है, उड़ीसा में बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना नदी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई रहती है कि वो अंतर्राज्यीय दोनों राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए वो नदियाँ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और उसमें से ना बिजली भी पैदा हो रहा है, बिजली पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 89 नंबर ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो बिजली पैदा होगा उसका वितरण करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो जो सरकारी एजेंसी है, जो केंद्रीय एजेंसी, ऊपर में बिजली बिल वाला पढ़े थे ना आप लोग कि कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं रेलवेज वगैरह, उसमें नदी विकास वाला नहीं आया था ना, यहाँ पे नदी वाला आ गया कि यहाँ पे हम लोग जो बिजली वगैरह देंगे केंद्र सरकार को, समझ गए, केंद्र सरकार को मतलब दूसरे राज्य को। अंतर्राज्यीय नदी है, महानदी को ही दे रहे हैं जो उड़ीसा में बह रही है, और वहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ बोल रहा है कि राज्य सरकार वहाँ से टैक्स वसूल कर सकता है। ये आयकर वाला है ना, ये भी राज्य सरकार क्या कर सकता है, टैक्स वसूल कर सकता है। लेकिन कब वसूल सकता है, जब राष्ट्रपति का प्रॉपर परमिशन मिल जाए, ठीक है। राज्य सरकार टैक्स वसूल सकता है अगर वह राष्ट्रपति से अनुमति ले ले, ठीक है। राष्ट्रपति से अगर परमिशन ले लेता है, उसके पश्चात टैक्स जो है वो वसूल कर सकता है। आगे समझ, दोनों आर्टिकल जो है प्रीलिम्स में आता है यही, इसीलिए इसको लिखवाना पड़ रहा है। आर्टिकल प्रीलिम्स में आता है, इसीलिए इसको लिखवाना पड़ रहा है। नहीं तो एसएससी वालों के लिए ना ये क्लास हम लोग कभी लेते ही नहीं है। एसएससी में कोई पढ़ाएगा ना, है ना, तो कोई इसको टच भी नहीं करेगा, केंद्र राज्य संबंध को। एसएससी में 10-12 दिन में पॉलिटी खत्म होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक तो जैसे पढ़ाए है ना राष्ट्रपति, तो उसमें राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, इधर 2 ठो नाम लिखे, इधर 1 ठो नाम लिखे, खत्म, ठीक है। उसके बाद योग्यता क्या है, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु, लोकसभा में, है ना, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो गया, खत्म। शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, सीजेआई लिख दिए। उसकी अगर वो नहीं रहेगा तो सीनियर कोई जज दिलाएगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र लिख दिए, इधर किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। सिक्योरिटी मनी कितना जमा करता है, 15,000 रुपये। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। महाभियोग जो होगा 1/4 सदस्य लिखित में देंगे, 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो गया, ये हो गया समाप्त। अब आ गया उसकी शक्ति में लिखवा देते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके पास 3 प्रकार के क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। उसको क्षमा करने की शक्ति है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन सब मंत्रिमंडल की सिफारिश पे, है ना, कहने पे, अनुमोदन पे। ये राष्ट्रपति हो गया, खत्म। इतना ही रहता है एसएससी का। आर्टिकल आप लोगों को बता दिए 52 से 78, 52 से 60, 61, 62 तक तो आप लोगों को ऐसे बताए हैं ना। उसके बाद 63 से जो है उपराष्ट्रपति शुरू हुआ, तो उपराष्ट्रपति भी 70 तक बताए हैं। 74, 75 प्रधानमंत्री वाला आ गया, है ना। और उसके बाद 76 में अटॉर्नी जनरल आ गया, ये भी बताएं। 78 में प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियाँ। 79 से संसद शुरू हो जाता है, याद आ रहे हैं। और 79 से फिर हम लोग 90 तक पढ़े, आ रहे हैं ना, राज्यसभा के सभापति उपसभापति उनको हटाने का, तो यहाँ तक पढ़े। तो 100 आर्टिकल यहाँ पे हम लोग लगभग पढ़ लिए। अच्छे से 5-10 आर्टिकल को बीच का बचा हुआ है, क्योंकि 51 तक तो पढ़े थे ना पहले। बीच में 5-10 आर्टिकल बचा, तो उसको समय रहेगा तो याद कर लेंगे।
तो यहाँ पे जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं बीच बीच का, वो एकदम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस नाम से इसको बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो इसको बताने का कोई जरूरत है नहीं, तो इसको ना याद कर लो आप लोग, ये मतलब बोलने का मतलब। चलो देखते हैं आर्टिकल नंबर 289 हो गया। अब लिखना केंद्र व राज्य में राजस्व का वितरण, राजस्व मतलब रिवेन्यू ना, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र व राज्य में राजस्व का वितरण। अब ये ना टैक्स से जुड़ा हुआ है, और टैक्स से जुड़ा हुआ है मतलब इकोनॉमिक वाला पार्ट है, वैसे तो ये इकोनॉमिक का ये पार्ट है वैसे, है ना। इसमें राजस्व का जो वितरण है, देखो केंद्र और राज्य में ना, जैसे हम लोग पढ़े थे ना संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो यहाँ पे भी ना क्या होता है ना, संघ सूची के कर, संघ सूची के कर टैक्स, राज्य सूची के टैक्स और समवर्ती सूची के टैक्स, इसमें भी होता है भाई। और इसमें भी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, इसमें भी क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियों के सूची के टैक्स इसमें भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र जो संघ सूची के टैक्स हैं, उसको तो संघ की ही जिम्मेदारी रहेगी कि वही उसको यूज करेगा, है कि नहीं। संघ सूची में जो टैक्स है, जैसे आयकर है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो है वो वसूलने का काम जो है वो किसका है, केंद्र सरकार का, और लगाने का काम भी किसका है, केंद्र सरकार का, वसूल भी करेगा वही, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे संघीय सूची जो बना हुआ है ना, उसमें दिक्कत टैक्स को लेके नहीं होगा, संघ वाली में नहीं होगा। राज्य सूची के जो टैक्स हैं, राज्य सूची के जो टैक्स हैं, उनको कौन वितरण करेगा, है ना, कौन इम्पोज करेगा, कौन लगाएगा टैक्स, और कौन जो है वो एकत्र करेगा, समझ गए, और कौन जो है प्रयोग में लाएगा। समझना इस चीज को, टैक्स को एक होता है टैक्स को इम्पोज करना मतलब लगाना, टैक्स लगाना, दूसरा होता है कलेक्शन करना, एकत्रित करना, और तीसरा होता है प्रयोग करना। ये तीनों अलग है ना। ये कौन लगा रहा है, एकत्रित कौन कर रहा है, प्रयोग कौन कर रहा है, आ रहे ना समझ। तो इसमें ना जितने टैक्स हैं, जितने टैक्स रहेंगे, ज़्यादातर टैक्स जो हैं वो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार उपयोग करती है, ठीक है, केंद्र सरकार उपयोग करती है। राज्य सूची के जो हैं उसमें राज्य सरकार लगाएगी, राज्य सरकार एकत्रित भी करेगी, प्रयोग भी करेगी, ठीक है। दो आर्टिकल जो है उसमें अलग है, दो आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 268 और आर्टिकल नंबर 269, ठीक है। आर्टिकल नंबर 269 में केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी और राज्य सरकार एकत्र करेगी और राज्य सरकार ही प्रयोग करेगी। केंद्र सरकार इसको लगाएगी, राज्य सरकार जो है वो एकत्र करेगी, और राज्य सरकार ही इसको क्या है, प्रयोग करेगी, ठीक है। 268 का एक, केंद्र सरकार इसको लगाएगी। अच्छा, इसमें अभी इसमें और इसमें इसको पहले लिख लो फिर लिखना। केंद्र सरकार लगाएगी केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार एकत्र करेगी, लेकिन
राज्य सरकार प्रयोग करेगी। दूसरा, पहले में क्या था, केंद्र सरकार लगाएगी और राज्य सरकार एकत्र करेगी, राज्य सरकार ही इसको क्या करेगी, प्रयोग करेगी। ठीक है। दूसरे में तो क्या है लिखा है, केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार ही क्या करेगी, वसूल करेगी। ठीक है। और राज्य सरकार इसको क्या करेगी, प्रयोग करेगी। अब जैसे केंद्र सरकार लगाएगी और राज्य सरकार एकत्र करेगी, राज्य सरकार प्रयोग करेगी, है ना। तो केंद्र सरकार जो है उसके हिस्से में क्या आ रहा है, इसमें कोई हिस्से में आ रहा है क्या केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है कि कुछ आ रहा है? और दिमाग लगा, कुछ आएगा क्या केंद्र सरकार के हिस्से में? कुछ भी, राज्य बोल दिया मैं, राज्य बोल दिया तो नहीं आ रहा है। और मान लीजिए मैं संघ राज्य बोलूं तो, यूनियन टेरिटरीज बोल दिया तो केंद्र राज्य, देखो राज्य सरकार एकत्र करेगी, राज्य सरकार ही उपयोग करेगी। राज्य सरकार में हम लोग संघ राज्य क्षेत्र को भी ले लेते हैं, यूनियन टेरिटरीज को भी क्या करते हैं, ले लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये भी तो राज्य कहलाते हैं ना, संघ राज्य क्षेत्र मतलब राज्य ही है। तो राज्य सरकार जो है उसमें दो प्रकार के राज्य हैं, एक राज्य बस है और एक यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज जो है जो एकत्र करेंगी और उपयोग करेंगी, समझ रहे हो ना, तो उसका हिस्सा किसके उसमें जाएगा, केंद्र में जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र जो एकत्र करेगी उसका हिस्सा केंद्र में जाएगा, केंद्र में जाएगा। ठीक है। इसे वित्त आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वित्त आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता यहाँ पे होगी। और इसके बाद भी जो भी टैक्स से जुड़ा जो भी चीज़ रहेगा ना, जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें ना वित्त आयोग का अनुमोदन लगेगा। इसके बाद भी आर्टिकल आएंगे तो केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार एकत्र करेगी, लेकिन राज्य सरकार प्रयोग करेगी। आ गया समझ? ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश भी इकट्ठा करेगा, राज्य ही है ना वो भी इकट्ठा करेगा, लेकिन वो किसको दे देगा, केंद्र के खाते में, क्योंकि वो केंद्र का ही है ना। वो तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र का ही है। ठीक है। इसको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ना। आप लोग सोचोगे एक बार में ना नहीं होगा याद, एक बार में याद नहीं होगा ना। इसको बार बार ना लिख लिख के याद करोगे तो होगा, लिखना पड़ेगा ना। पुस्तक पढ़ने से याद नहीं होता कोई चीज़, उसका जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक याद नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ सर, अब लिखोगे ना तो क्या होता है ना कि दिमाग जो है चलता है ना, और हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा, उसके बाद आपको याद आता है हाँ ये पेज पे लिखे थे, ऐसा लिखे थे, ऐसा लिखे थे, तो फिर जो है आपके दिमाग में बैठता है वो चीज़। तो इसीलिए ना बार बार लिखा करो कि आर्टिकल आँख मूंद के जो है 5 ठो याद किया करो, उसके आँख मूंद के लिखा करो कि क्या क्या याद किए। और उसके बाद हंस क्यों रहे हो, ये लोग ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इसको आँख मूंद के ऐसा बोलोगे ना, है ना, तो इन लोगों को हंसी आ रहा है। आँख मूंद के लिखा करो मतलब आँख मूंद के बाद में जो है वो स्टॉप हुआ थोड़ा सा, आँख मूंद के। ठीक है। फिर जो पुराना बात बोल रहा था उसको फिर शुरू किया, लिखा करो। और आप लोगों को आँख मूंद के जो है वो क्या करना है, जैसे लिख लिए उसके बाद सोते समय चिंतन करना है, चिंतन करना है कि क्या क्या पढ़े। उसके बाद आँख बंद करके आर्टिकल नंबर याद किया करो, आर्टिकल 162 में क्या किए, 65 में क्या पढ़े, 362 में क्या पढ़े। तो जब उस टाइप से अगर याद हो गया, रात को सोने समय अगर बड़बड़ाना शुरू कर दिए, ठीक है, तब आप लोग समझ जाना कि तैयारी हो रही है। आ रहे ना समझ? जब सोते समय ना एकदम रिलैक्स नींद होता है ना, एकदम रिलैक्स, इसका मतलब है तैयारी नहीं हो रही। जब एकदम रिलैक्स हो के नींद आज गई, 5 मिनट में आप बिस्तर में गए, सो गए, है ना, और कोई चीज़ याद नहीं आ रहा है, कोई चीज़ याद नहीं आ रहा है, और ना रात को सपने भी आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं अच्छे बुरे जो भी, तो आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये। और जब सपना आना बंद हो जाएगा रात को तो समझना कि पढ़ाई हो रहा है। ठीक है। लेकिन कई लोगों को सपना आता ही नहीं है, तो इसका मतलब मत समझना कि पढ़ाई हो रही है।
तो केंद्र सरकार जो है वो लगाएगी, केंद्र सरकार एकत्र करेगी, लेकिन राज्य सरकार प्रयोग करेगी। आर्टिकल नंबर 269। अब यहां पे केंद्र सरकार जो है लगाएगी, वह केंद्र व राज्य सरकार मिलकर एकत्र करेंगे व प्रयोग भी दोनों करेंगे। इसका उदाहरण वैसे होता है सर्विस टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स बोलने से समझ आ गया आप लोगों को। केंद्र सरकार लगा रही है सेवा कर को, लेकिन वसूलने का काम जो है वो कौन कर रहा है? दोनों के वसूल दोनों कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे है ना, और उपयोग भी दोनों कर रहे हैं। आगे ना समझ, वसूल भी दोनों कर रहे हैं। और देखो सर्विस टैक्स मतलब सिंपल सा जीएसटी तो है ना। जीएसटी आप लोग देते हो तो क्या लिखा रहता है? सर्विस टैक्स, है ना। 5% ऐसा करके नहीं लिखा रहता है। आ रहा है ना समझ, याद? तो इसको ना वसूल करने का जो है वो जिम्मेदारी केंद्र राज्य दोनों का है। और उसके बाद प्रयोग भी, अब उस जो पैसा आ गया जो है ना, पैसा आ गया, उसका प्रयोग मतलब क्या है? उसका उपयोग या उपभोग कौन करेगा? तो दोनों मिलके करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके करेंगे उपभोग। तो ये आर्टिकल, दोनों आर्टिकल याद हो गया। इसके पहले जो है 2 आर्टिकल और पढ़े थे, वो याद हो गया। 200 कौन सा था? 288 और 89। एक तो में बिजली बिल वाला था और एक तो में नदी विकास प्राधिकरण, है ना। तो दोनों जो है वो ना अपवाद टाइप के है ना, एक तो अपवाद टाइप का है, इसलिए 89 नंबर पढ़े थे और ये भी पढ़ लिए। अब लिखो आर्टिकल नंबर 275। आर्टिकल नंबर 275 केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा लिखना, सरकार मत लिखो, सरकार ही है उसका मतलब। ऐसे केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, अनुदान मतलब ग्रांट्स, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान। ये आर्टिकल कौन से में है? 275। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, आर्टिकल 275। ये प्रीलिम्स में आ चुका है ना, ये वाला आर्टिकल, ये प्री में आ चुका है। केंद्र जो है वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित की हुई है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से अनुदान कर सकती है, इसके लिए यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा होना चाहिए। वह वित्त आयोग से परमिशन लेनी होगी। आर्टिकल नंबर 275 केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को ग्रांट्स देंगे, अनुदान देंगे, सब्सिडी देंगे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य को ग्रांट्स देगी। और मुख्य मुद्दा जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे ना अनुसूची
5 और 6 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए हैं ना, है ना। तो उनको अनुसूची जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, कि कौन कौन से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, कि बस्तर है कि रायगढ़ है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। वो तो छत्तीसगढ़ को ही ले लेगा, पूरा राज्यों को लिए है ना। तो जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को लिया है या यहाँ के राज्यों को लिया है या उनको नहीं भी लिया है ना, तो 371 के ए में जिनको जिनको शामिल किया है, तो वो लोग जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों को संचित निधि से संचित निधि मतलब एक प्रकार से क्या है कि हमारा जो आयकर हम लोग भेजते हैं, जो सरकार जो है उसको ऋण मिलता है ना, वो सब जमा होता है किसमें, संचित निधि में। और उसी संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको पता है कि विनियोग विधेयक की आवश्यकता पड़ती है संचित निधि से धन निकालने के लिए, है ना। तो उसी संचित निधि की बात चल रही है कि वहीं उसी फंड से हम लोग अनुदान कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा राष्ट्रीय महत्व के होना चाहिए। वित्त आयोग का परमिशन यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो वित्त आयोग एक ना संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। कौन से आर्टिकल में जिक्र है, 280 और 243 आई, मतलब राज्य में 243 आई, और यहाँ पे ये। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी होती है ना। वित्त आयोग देखो 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 19 से 24 तक, 2019 से 20 से 25 तक था, 20 से 25 तक था, 20 से 25 तक। और उसके बाद 2026 से 30 तक जो है वो फिर अगले 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वित्त आयोग का गठन हो चुका है और यहाँ पे ना पहले से ही कर देते हैं गठन, और एक अध्यक्ष भी पहले से नियुक्त कर दिया गया है कि ये अध्यक्ष रहेगा, ये अध्यक्ष है। इसका मतलब ये है कि इसका जो आयु होगा वो 65 वर्ष होगा। कितना होगा, अधिकतम आयु इतना ही होगा ना, 65 वर्ष। तो या ये 65 वर्ष या 6 वर्ष ऐसा लिखा रहता है आयु, आ रहे हैं ना, कि या तो 6 साल तक काम करेगा या 65 वर्ष की आयु होने के बाद रिटायर हो जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, और इसका रिमूवल प्रोसेस भी वही है। तो जितने केंद्रीय जो संस्थान इस प्रकार के विभाग हैं, संवैधानिक तंत्र हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, ये ध्यान रखना। तो वित्त आयोग के बारे में परीक्षा में पूछ सकता है, हमेशा इसको पूछा भी है ना वित्त आयोग को। लिख लिए इसको, आर्टिकल नंबर लिखो 282। इसमें लिखना विवेकाधीन अधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर किसकी, विवेकाधीन अधिकार मतलब विवेक का अधिकार है, स्वविवेक का अधिकार है ना। तो किसका, ये भी अनुदान वाला चल रहा है ना अभी। तो यहाँ पे केंद्र व राज्य दोनों का, केंद्र व राज्य दोनों एक दूसरे को अनुदान कर सकते हैं। इसका स्पष्ट मतलब यही है, अनुदान कर सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों एक दूसरे को अनुदान कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। केंद्र तो अनुदान करते रहता है, केंद्र जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए अनुदान देता है ना, राज्यों को फंडिंग करता है कि नहीं। तो केंद्र जो है वो अनुदान कर रहा है। अनुदान जो है वो टैक्स फ्री होता है। अनुदान मतलब क्या है, टैक्स फ्री होता है, उसको वापस लौटाना जो है वो जिम्मेदारी नहीं होती है। अनुदान मतलब समझ रहे हो ना, अनुदान हो गया या सब्सिडी हो गया, इसको वापस करने वाला है क्या, नहीं करने वाला है। ये आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हो तो वहाँ पे जो है वो आपको क्या मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है। कुल मिला के ये दान ही है, समझ लो, ठीक है। तो उसको ना वापस राज्य सरकार नहीं करेगी। अब राज्य सरकारों को तो केंद्र हमेशा दान करते रहता है। राज्य सरकार किन चीज़ों के लिए केंद्र को दान करेगा या अनुदान करेगा, राज्य सरकार जो है वो कब अनुदान करेगा बताओ, संकट वाली स्थिति में, जब बाढ़ आ गया, जब भूकंप आ गया, जब चक्रवात आ जाता है। अभी एक तो चक्रवात आया था,
क्या नाम था उसका? मोन्था। मोन्था। कौन सा देश जो है नामकरण किया था उसका? थाईलैंड। थाईलैंड। कौन से तट से टकराया था पहले? कौन से राज्य से टकराया था? आ रहे हैं याद? आंध्र प्रदेश से टकराया था कि उड़ीसा से टकराया था? उड़ीसा से टकराया था। देखो ये जो प्रश्न है ना, मेरे को नहीं पता है ना एकदम स्पष्ट, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को नाम थोड़ा सा ऐसा पता था, एकदम मोन्था है कि बोन्था, ऐसा एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं। थाईलैंड नाम दिया है ये मेरे को पता है, और उसके बाद कहाँ से टकराया है, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा से, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के व्यापम वालों के लिए एकदम बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है ना व्यापम में ऐसी। तो अभी जो चक्रवात आया है ये व्यापम में किसी न किसी परीक्षा में देखना आ जाएगा। और वो पूछता क्या है पता है? कि कौन सा देश इसका नामकरण किया। ठीक है, कौन सा देश नामकरण किया, नाम कुछ अगर हुआ है तो उसका नाम का अर्थ क्या है, और कौन से तट से ये टकराया, ये तीनों प्रश्न पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों को ना याद कर लेना। तो जब बाढ़ और भूकंप वाली स्थिति आती है तो राज्य सरकार क्या करती है? केंद्र के लिए अनुदान देती है। या हम लोग जो है सब मिलकर अनुदान करते हैं कि नहीं? हम लोग भी तो करते हैं ना। पैंडेमिक हो गया, कोई भी चीज़ होता है जैसे, तो जब स्कूलों में थे आप लोग तो क्या बोलते थे? कि चावल एकत्रित करते थे, या दाल कुछ कुछ देना, सब घर से लाना। आ रहे याद? तो इस प्रकार से राज्य सरकार जो है वो भी अनुदान करती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल नंबर 82 जो है वो याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 282 नंबर ये याद करना है। तो 275 में क्या पढ़े हो? केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, और 282 में केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा अनुदान, और वो दोनों एक दूसरे को भी दान करेंगे इसी आर्टिकल के जरिए। ठीक है, हुआ याद? पूछूंगा अभी, एकदम आराम आराम से पढ़ रहे हो, याद हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं? अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाना चाहिए था, बहुत सारा टॉपिक बच ही गया है। अब आ जाओ भाग 13। 11 और 12 हो गया ना? भाग 11 12 हो गया। क्या क्या था 11 12 में? 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य, अब ये ट्रेड कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। व्यापार वाणिज्य समागम में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, रटने के लिए क्या है? आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच वैसे इसका जिक्र होता है। 301 में है व्यापार वाणिज्य समागम के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम के लिए स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि आप व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, है ना। कॉमर्स की बात कर रहा है कि अब लेन देन भी कर सकते हो। आ रहे समझ? समागम का मतलब है आप अन्य राज्यों में भी क्या कर सकते हो? लेन देन कर सकते हो। ठीक है, अन्य राज्यों से भी व्यापार कर सकते हो। तो ये व्यापार वाणिज्य समागम की बात कर रहे हैं, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता है हम लोगों को, संसद जो है स्वतंत्रता दी है, ऐसा बोल रहे हैं 301 नंबर आर्टिकल में। और 302 नंबर आर्टिकल में ही बोल दिया कि संसद व्यापार वाणिज्य समागम के लिए निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आर्टिकल नंबर 301 आ चुका है प्रीलिम्स में। व्यापार वाणिज्य समागम के लिए स्वतंत्र हैं हम लोग बोल रहे हैं, आर्टिकल नंबर 301। लेकिन 302 नंबर में बोल दिया कि संसद क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, दोनों आर्टिकल समझ आ गया ना। 301 नंबर आर्टिकल को और पढ़े थे क्या? 301 नंबर आर्टिकल को और पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। 301 नंबर आर्टिकल में जो लिखा है उसको पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। 19 में पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे ना। तो ये 19 से ही जुड़ा हुआ आर्टिकल है ना, ये ध्यान देना। ये 19 का 1 के हम लोग कौन से नंबर में पढ़े थे? व्यापार वाणिज्य, याद आ रहे हैं? 1 में हम लोग पढ़े थे वाक स्वतंत्रित,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? शांतिपूर्ण सम्मेलन, है ना, सम्मेलन। उसके बाद सभा वगैरह बना सकते हो, उसके बाद संचरण कर सकते हो, है ना, उसके बाद निवास कर सकते हो, उसके बाद व्यापार कर सकते हो। कौन सा है ये? ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या है? जी, यही है मतलब 19(1) का जी। जी में पढ़े थे कि नहीं इसको, कि हम लोग कहीं पे भी जो है वो व्यापार कर सकते हैं। तो इसको जोड़ने का क्या मकसद है फिर? इसको जोड़ने का मकसद क्या है फिर? कि यहाँ पे पहले ही हम लोग एक आर्टिकल में पढ़ लिए हैं, व्यापार वाणिज्य समागम के लिए हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। वहाँ पे भी व्यापार करने के लिए पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र है ना। यहाँ पे ना असल में क्या कर दिया है कि व्यापार के साथ साथ वाणिज्य और समागम की बात कर दिए है, ठीक है। 19 नंबर का जो आर्टिकल है वो छोटे स्तर पे व्यापार की बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आजीविका चलाने के लिए व्यापार की बात कर रहा है। वो ये बात नहीं कर रहा है कि वाणिज्य कॉमर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे कॉमर्स आएगा मतलब ना आपको टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप जो व्यापार कर रहे हो उसके लिए टैक्स की आवश्यकता, देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो शुल्क लेते हैं ना नगर पंचायत, वो दोगे आप। मान लीजिए टैक्स, एक चीज ध्यान देना ना, टैक्स और टैरिफ ये दोनों में अंतर है ना, ध्यान देना। सरकार स्पष्ट कर दी है, संविधान जो है, संविधान ही स्पष्ट कर दी है कि टैक्स अलग होता है और टैरिफ अलग होता है। शुल्क जो है वो आपसे वसूल कर सकते हैं। शुल्क क्या कर सकते हैं? वसूल कर सकते हैं। आपने मान लीजिए गुपचुप का ठेला लगाया, गुपचुप का ठेला लगाया कहीं पे, तो स्थानीय जो स्वशासन है उससे क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। स्थानीय स्वशासन मतलब समझते हो ना, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह। यहाँ पे ये नगर निगम है ना। यहाँ पे अगर आप ठेला लगा रहे हो कहीं पे भी, तो नगर निगम में जाके परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ से, एनओसी, कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो वो आपको बोलेगी कि एक ना टैरिफ आपको लगेगा, निश्चित शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? शुल्क, कि आप इतना पैसा हर दिन दोगे या इतना पैसा हर महीने दोगे, ठीक है। तो वो कहलाता है टैरिफ। अब वो टैरिफ पे आपको टैक्स जो है वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आपसे शुल्क मांगेगा लेकिन टैक्स मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। यहाँ पे जो वाणिज्य वाला चीज़ है या व्यापार वाला चीज़ है ये बड़ा हो गया, इसका जो व्यवसाय है वो बड़ा है। गुपचुप ठेला आप लगाए, आप गुपचुप ठेला दूसरे राज्य में भी उसका फ्रेंचाइजी बेच दिए। जैसे वो चाय वाला बेच रहा था ना, MBA चाय वाला, तो उसका एक जगह पे तो खोल सकता था ना, चाय तो एक जगह पे खोल सकता, टपरी खोलता, तो उसको शुल्क वगैरह बस लगता। अब वो जो है वो दूसरे राज्य में भी, तीसरे राज्य में भी फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। छत्तीसगढ़िया लोग भी फ्रेंचाइजी ले लिए, रायपुर में भी था ना MBA चाय। तो ऐसे चीज़ों के लिए टैक्स की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए ये क्या किया कि 301 नंबर आर्टिकल में स्पष्ट ही कर दिया कि व्यापार वाणिज्य वाला जो समागम के लिए स्वतंत्रता जो है वो हम लोग भाग 13 में ही इसको रख देते हैं। और वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जो है वो छोटे स्तर पे है, समझ गए ना। जैसे एक चीज़ मैं बताया था, 19 नंबर का जो आर्टिकल होता है जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं। वास्तव में मीडिया की स्वतंत्रता है क्या वहाँ पे? मीडिया के लिए स्वतंत्रता वहाँ पे नहीं है उस आर्टिकल में। उसमें ना सभी व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता मिला है बातचीत करने का फ्री होके, हमको मिला है जो, इसको मिला है जो राजेश को, और वो गार्ड को मिला है जो, ठीक है। तो सबको जो स्वतंत्रता मिला है बातचीत करने का फ्री होके, वही स्वतंत्रता मिला है मीडिया को भी। उसको कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिला है मीडिया को। और इसीलिए बार बार मीडिया क्या करती है कि एक हमारे लिए विभाग, कानून बनाया जाए अलग से, संविधान में जगह मिले हम लोगों को, समझ रहे हो। तो उन लोगों को मिलता नहीं है। अब वो जब बन जाएगा ना तो उनके लिए क्या होगा पता है? प्रॉपर उनके लिए सुरक्षा का भी प्रबंध होगा कि जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे ये बताने के बाद जा सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे अगर नक्सली क्षेत्र में तो उनको एक गार्ड वगैरह उपलब्ध कराएंगे, पुलिस वगैरह, समझ रहे हो। इस प्रकार का सुविधा वहाँ पे मिलेगा उनको। और इसीलिए सरकार उनको सुविधा नहीं देने के नाम से ही उसको क्या कर रही है, अभी उनको दे नहीं रही स्वतंत्रता इस प्रकार का, ठीक है। अब स्वतंत्रता मिल भी जाएगा तो क्या करेंगे उन लोग? वैसे भी तो वो लोग गाली तो बकते ही फिर रहे हैं। और दूसरा चीज़, नक्सली एरिया में मान लो चले भी गए, गार्ड भी लेके चले गए, तो भी मरना है ही, ठीक है। तो उनको स्वतंत्रता जितना मिला है उसका ही दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग, मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं। जितना स्वतंत्रता मिला है उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और स्वतंत्रता मिल गया तो और दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए इसी में रहो तुम लोग। 19 नंबर के कौन से में बोल रहे हैं?
1 का ए में, तो इसी में जो है मीडिया का अधिकार इसमें है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 302 में क्या बोल रहे हैं, संसद व्यापार वाणिज्य समागम के लिए निर्बंधन लागू कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 304, 304 में संसदीय राज्य राज्यों के आपस में व्यापार पर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे राज्यों मतलब समझ गए आप लोग, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या अधिक राज्य जो आपस में व्यापार कर रहे हैं या करेंगे, उनके लिए भी संसद क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 304, पहले आर्टिकल में 301 में क्या बोला, स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार करने के लिए। दूसरे में संसद निर्बंधन लगा सकती है। तीसरे में राज्यों के लिए जो है वो भी निर्बंधन लगा सकती है, ये 4 में है, ठीक है, 4 में है। 3 में भी ना रिस्ट्रिक्शन की बात करता है विधिक अधिकारों पे, 3 में भी, ठीक है। जो विधिक अधिकार हम लोग पढ़े हैं ना, जो विधिक अधिकार, जो कानूनी संबंधी अधिकार पहले पढ़े हैं ना, आर्टिकल ये भाग 11 में पढ़े हैं कि नहीं, विधिक याद आ रहा है कि नहीं, और प्रशासनिक, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ये 3 में दिया है। 4 में दिया है राज्यों के आपस में व्यापार पर निर्बंधन, राज्य जो व्यापार करेंगे 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में, उस पर भी कुछ ना कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो संसद लगा सकती है। तो कुल मिला के ना संसद के अधिकार, संसद का जो शक्ति है ना उसके बारे में ये बता रहा है, संसद की शक्ति के बारे में ही ये बता रहा है कि क्या शक्ति है। और आर्टिकल नंबर 307, 307 इसमें राज्यों के लिए व केंद्र के लिए भी प्राधिकारी की नियुक्ति, प्राधिकारी की नियुक्ति, प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी, एक अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी मतलब जो व्यक्ति सही तरीके से कार्य करेगा, जिसकी बातें मानी जाएंगी, है ना, अथॉरिटी बोलते हैं ना, कि ये अथॉराइज्ड पर्सन है, समझ रहे हो। तो ये ना एक प्राधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा राज्य व केंद्र के लिए, और ये किस चीज़ की बात कर रहा है, व्यापार वाणिज्य समागम की बात कर रहा है, ध्यान रखना। व्यापार वाणिज्य समागम के लिए राज्य और केंद्र में एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो व्यापार वाणिज्य या समागम को बैलेंस रखेगी, मैनेज करेगी, ठीक है, मैनेज करेगी। तो उसके लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ये बोल रहा है आर्टिकल नंबर 307 में, ठीक है, 307 याद हुआ, हुआ याद। 301 में तो स्वतंत्रता था, 2 में जो है वो निर्बंधन था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ठीक है, कुछ चीज़ों में। 4 में क्या बोले, और 7 में क्या बोले, एक प्राधिकारी अथॉरिटी की नियुक्ति की जाएगी इसी विषय पे, ठीक है, हो गया याद। अब इसमें ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। ये टॉपिक जो है कौन सा टॉपिक था, सेंटर स्टेट। इसमें बचा क्या है, जैसे इसमें बचा है जीएसटी वगैरह, ठीक है, जीएसटी इकोनॉमिक का हिस्सा है। जीएसटी किस आर्टिकल में है, ऐसा प्रश्न आता है, 269 में आता है, ठीक है, तो ये प्रश्न आएगा। तो वैसी चीज़ें कि जीएसटी किस में आएगा, कौन कौन से कर जो है केंद्र के हिस्से में है, कौन से राज्य के हिस्से में है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो जीएसटी जब पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक में, तो उसको विस्तार से उसमें लिखवा देंगे, अलग अलग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब इसके बाद देखो भाग जो है 13 हो गया, भाग 14, भाग 14। अब इसमें क्या है इसमें है अखिल भारतीय सेवा वाला चीज़ है, ठीक है, हाँ वही है वो आयोग, आर्टिकल नंबर 312,
312 से पहले 310 को लिख लेना, आर्टिकल नंबर 310। 310 केंद्र सरकार रक्षा संबंधित व संबंधित क्षेत्र व सिविल सर्विस कमीशन या आयोग, सिविल सर्विस कमीशन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और यह अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। रक्षा क्षेत्र में या सिविल सर्विस में जो भी आयोग गठित होता है उसमें अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी आयु जो है वो रहती है 65 वर्ष, राज्य में 62 वर्ष। आयु सीमा कितनी रहेगी? 65 वर्ष केंद्र में, और राज्य में कितनी रहेगी? 62 वर्ष। योग्यता कुछ नहीं चाहिए। योग्यता क्या है? कुछ भी आवश्यक नहीं है, केवल 10 साल तक किसी सरकारी नौकरी पे रहे, ये एक योग्यता है। लेकिन नहीं भी रहता है तो भी उसको बना देते हैं। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पीएससी या यूपीएससी की बात कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना। जैसे पीएससी है ना, रायपुर में है ना उसका ऑफिस, वहाँ पे जो अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हो रहे हैं उनकी क्या योग्यता होगी? तो 10 साल तक अगर कोई सरकारी नौकरी में है किसी भी पद पे, उसको बना दिया जाएगा। एक लिखित वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन नहीं भी रहते हैं उसको भी बना देते हैं वहाँ पे, ये ध्यान रखना। नहीं भी रहते हैं तो वहाँ पे जाके पूछोगे ना कि आप किस पद में थे इतने समय तक, तो बताएंगे कि मैं तो किसी पद में था नहीं, मैं व्यापारी हूँ बड़ा, समझ रहे हो। तो बना देते हैं। उसका कोई पूछ, संवैधानिक निकाय है लेकिन कोई उसका पूछताछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, जाँच वगैरह नहीं हो रहा। तो लेकिन संवैधानिक हम लोग को लिखना क्या है? तो 10 साल तक वहाँ पे अगर किसी सरकारी नौकरी में हो तो आप वो क्या करेंगे? पीएससी में जगह दे देंगे। 10 साल सरकारी नौकरी, ठीक है। 65 वर्ष की आयु राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये पद जो है वो क्या कहलाते हैं? आर्टिकल नंबर 310 क्या कहलाता है? एक न प्रश्न आया था, प्रसाद का सिद्धांत। प्रसाद का सिद्धांत का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में है। ये आप देखना 2016 के प्रीलिम्स में आया था, ये पेपर प्रीलिम्स में आर्टिकल पूछा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ही तो चीज को याद रखे हो, प्लेजर। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का सिद्धांत मतलब प्रसाद का सिद्धांत। प्रसाद मतलब समझ गया ना? प्रसाद मतलब समझ गए ना? प्रसाद मतलब राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति की इच्छा, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छानुसार राष्ट्रपति इसको जब चाहे तब इनको निकाल सकते हैं, है कि नहीं? राष्ट्रपति आप देखो एक आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं राज्यपाल वाले में, राज्यपाल को निकालना है ना। तो राज्यपाल में भी क्या पढ़ते हैं? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये पढ़ते हैं ना। तो ध्यान में क्या जाता है कि आर्टिकल नंबर राज्यपाल को रिमूवल जो प्रोसेस है वो हो सकता है, ये ध्यान में जाएगा। लेकिन इसको संविधान में लिखा हुआ है कि 310 नंबर का जो आर्टिकल है उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। और सिविल सर्विस में जो लोग भी सदस्य हैं उनको हटाने का जो है वो काम क्या होगा? किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। आ गया समझ? राज्य लोक सेवा आयोग है जैसे, उनके भी सदस्यों को हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है हटाने का। लेकिन नियुक्ति जो है उनको कैसे मिलेगी? यहाँ के राज्यपाल से। वो लोग अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो किसको देंगे? किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे।
तो यहाँ पे 310 नंबर का आर्टिकल याद हो गया, ठीक है। 310 नंबर आर्टिकल में ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार में रक्षा संबंध, अब देखो सिविल सर्विस तो बोल दिया अपन, और डिफेंस में भी इस प्रकार के आयोग होते हैं, ठीक है, रक्षा क्षेत्र में। तो वहां के लिए भी बोल दिया कि यहाँ पे भी जो भी नियुक्त हो रहे हैं अधिकारी वगैरह वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर जल्दी लिखो, टाइम हो गया। 312 कैसे लिख दिया मैं, तो अंतिम समय में दिमाग भी काम नहीं करता। 312 ऑल इंडिया, अब गलत हो रहा है, ऑल इंडिया पीएससी या अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यहाँ पे भी 6 वर्ष और 65 वर्ष वाला कार्यकाल इनका रहेगा। हटाने के लिए भी कौन जिम्मेदार रहेगा? राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवा, इसमें कौन कौन आते हैं आपको पता है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, फॉरेन सर्विस, है ना। ये अखिल भारतीय सेवा की बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 312 में, ठीक है। ऑल इंडिया पीएससी की बात कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 312 के पश्चात आर्टिकल नंबर 315 में क्या आता है? यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, है ना। 315 में, 316 में आता है इसकी नियुक्ति, यूपीएससी के कर्मचारियों की नियुक्ति, और 317 में आता है इनका रिमूवल। क्या आता है? रिमूवल, उनको हटाना है, अरे समझ। और 320 में आता है इनका कार्य, इनका पीएससी का कार्य क्या होता है, इनका कार्य। 19 नंबर का भी आर्टिकल है, उसमें 319 में लिखा रहता है कि एक बार नियुक्त होने के पश्चात ये लोग दोबारा नियुक्ति नहीं होगा इन लोगों का। अरे समझ, कोई व्यक्ति अगर पीएससी का क्या बन गया? चेयरमैन बन गया या सदस्य बन गया, ठीक है, चेयरमैन बन गया। अब वो ना, उसका समय हो गया कंप्लीट, उसका समय हो गया, या हटाया गया उसको, या रिमूव कर दिया गया, या हटाया गया, या त्याग पत्र उसने दे दिया, तो वो दोबारा उसी पद पे नहीं जाने वाला है। अरे समझ, दोबारा उसी आयोग पे नहीं जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 319 में लिखा हुआ है। 315 को याद कर लेना, 316 में नियुक्ति है, 317 में रिमूवल है, 317 को याद कर लेना, और 320 में इसके कार्य हैं। तो पीएससी का जो कार्य क्या है उसको भी याद कर लेना कि पीएससी जो है प्रतियोगी परीक्षा आरंभ कर दी है और उसके बाद जो है वो नियुक्ति कर दी है, समझ रहे हो ना। तो ये कार्य जो है 1-2 ठो उसको याद रख लेना।